नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि चैनल की इस नए वीडियो में। हाल ही में डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की ओर से भारत में स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी को लेकर के एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। तो आज इस वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी क्या होती है, रामजेट टेक्नोलॉजी क्या होती है और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ये जो नया टेस्ट किया गया है, जो नई उपलब्धि हासिल हुई है, इस उपलब्धि के क्या मायने हो सकते हैं। इसके अलावा जो डीआरडीओ है उसकी ओर से और क्या क्या जो डेवलपमेंट हैं वो किए जा रहे हैं, उन तमाम विषयों पर यहाँ पर हम चर्चा जो है करने वाले हैं। वीडियो की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को समझ लिया जाए। वीडियो में सबसे पहले हम खबर पे बात करेंगे, खबर के बाद स्क्रैमजेट इंजन क्या होते हैं इसको ओवरऑल समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा ये जो 120 सेकेंड स्क्रैमजेट ग्राउंड टेस्ट किया गया है, इस टेस्ट में क्या खास बातें थी, ये टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको भी देखेंगे। फिर हाइपरसोनिक हथियारों का सामरिक महत्व क्या है, दुनिया के कौन कौन से देश हैं जिनके पास हाइपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं वो मौजूद हैं, और फिर डीआरडीओ की वर्तमान हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट्स की क्या स्थिति है और कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो संचालित किए जा रहे हैं। अंत में एक सवाल भी आपके लिए होने वाला है, जिस सवाल का जवाब हम आप जो है कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा। ये जो पूरा विषय है जीएस पेपर 3 से जुड़ा हुआ है, आप इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। इसी नोट के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो खबर हमारी यही है कि डीआरडीओ ने हाल ही में 120 सेकंड के लिए स्क्रैमजेट कंबस्टन ग्राउंड टेस्ट स्क्रैमजेट कंबस्टर ग्राउंड टेस्ट को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। महत्व क्या है इस परीक्षण का? महत्व यह है कि यह परीक्षण भारत में नेक्स्ट जनरेशन हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करने में एक इंपॉर्टेंट भूमिका अदा कर सकता है। हाइपरसोनिक मिसाइलों की यदि आप बात करें, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल यहां पर चर्चा में आया है, तो हाइपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइल होती हैं जिनकी गति जो है मैक 5 के बराबर होती है। अब मैक 5 का क्या मतलब है? मैक 5 का मतलब ये होता है ध्वनि की गति से 5 गुना अधिक गति। तो अगर आपको कोई बोलता है मैक 1, मैक 1 का मतलब होता है ध्वनि की गति के बराबर। मैक 2 का मतलब होता है ध्वनि की गति से 2 गुना। मैक 3 का मतलब होता है ध्वनि की गति से 3 गुना। इसी तरीके से जो आपकी हाइपरसोनिक मिसाइल होती हैं उनकी जो गति है वो होती है आपकी मैक 5, और मैक 5 होने का मतलब ये है कि ध्वनि की गति से 5 गुना ज्यादा गति। तो ये जो है इस तरह की मिसाइल डेवलप करने में ये जो आपका परीक्षण है, डीआरडीओ का जो टेस्ट है, ये टेस्ट भविष्य में काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। ये तो हुई हमारी खबर। अब इस खबर में दो चार चीजें आती हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, उन पर हम डिस्कशन करेंगे। तो इसमें जो चीज सबसे पहले आती है वो है आपका हाइपरसोनिक मिसाइल, उस पर हमने डिस्कशन कर लिया है। अब हम बात करते हैं स्क्रैमजेट इंजन के बारे में। स्क्रैमजेट इंजन यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो स्क्रैमजेट इंजन को थोड़ा सा अगर आप समझने की कोशिश करें, लेकिन एक शब्द यहां पर और आता है, एक है जेट इंजन और दूसरा है आपका रॉकेट। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि जेट इंजन और रॉकेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। इसको यदि आप समझने की कोशिश करें कि सबसे पहले जेट इंजन जो होता है, एक जेट है आपका और एक आपका है रॉकेट इंजन, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, तो डिफरेंस ये होता है कि जो आपका रॉकेट होता है वो अपने साथ ऑक्सीजन जो है वो लेकर के चलता है। हम जानते हैं कि जो आपका जो आग जलती है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में नहीं जल सकती है। आप जैसे ही किसी जगह से ऑक्सीजन को समाप्त करेंगे आग भी बंद हो जाती है, तो ऑक्सीजन की जरूरत तो होती ही है। उसीलिए यहाँ पर आग को जलाए रखने के लिए या थ्रस्ट को बनाए रखने के लिए आपका जो रॉकेट होता है वो अपने साथ ऑक्सीजन लेकर के चलता है एक ऑक्सीजन टैंक में। किसमें? एक ऑक्सीजन टैंक में। यहां पर आपको जो आपका ऑक्सीजन है वो यहां पर आपको साथ लेता हुआ रॉकेट में नजर आता है। जेट जो होता है वो अलग होता है। जेट की खास बात ये होती है कि जेट में आपको कोई भी ऑक्सीजन टैंक देखने को नहीं मिलता, कोई टैंक यहां पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि क्योंकि हमारी जो वायु है, हमारा जो वातावरण है, उस वातावरण में जो वायु है उसमें ऑक्सीजन पहले से मौजूद है। तो जेट इंजन में उसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से ऑक्सीजन का? वो ऑक्सीजन जो कि वातावरण में मौजूद है। और जो रॉकेट होता है वो रॉकेट अपने साथ अपना ऑक्सीजन लेकर के जाता है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि आखिर हमें जब हमें किसी चीज को हवा में लेकर ही जाना है तो हमारे पास दो टेक्नोलॉजी क्यों है? जब हमने पहले रॉकेट को डेवलप कर लिया था तो हमें जेट इंजन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो जेट इंजन बनाने की जरूरत इस वजह से पड़ी क्योंकि जो रॉकेट था, रॉकेट अपना ऑक्सीजन टैंक खुद लेकर के जाता है और ऑक्सीजन टैंक बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से रॉकेट की जो जगह है वो जगह भर जाती थी और रॉकेट को हम ज्यादा भारी नहीं बना सकते हैं, और अगर उसमें हम ज्यादा सामान डालते हैं तो रॉकेट उड़ नहीं पाएगा। इसीलिए जो आपका रॉकेट था उसकी एक लिमिटेशन ये थी कि उसमें आप बहुत ज्यादा चीजें नहीं लेकर के जा सकते थे, क्योंकि ऑक्सीजन टैंक पहले से उसमें मौजूद है जिसका वजन बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए यहां पर वैज्ञानिकों ने एक नई तकनीक निकाली और जो आपका जेट है उससे ऑक्सीजन टैंक को बाहर कर दिया।
ये फायदा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है जेट के माध्यम से। तो ये हमने जेट और रॉकेट के डिफरेंस को समझा। अब हम आज बात करेंगे जेट के बारे में। अब थोड़ा सा देखते हैं कि जेट जो है वो आपका काम कैसे करता है, उसका क्या प्रोसेस रहता है। तो जेट बेसिकली आपका टरबाइनों की एक जटिल सरणी के माध्यम से काम करता है, जो कि ईंधन को जलाने के लिए ऑक्सीजन के सोर्स के रूप में बाहरी हवा को इस्तेमाल किया जाता है। बाहरी हवा को यहाँ पर संपीड़ित किया जाता है, कंप्रेस किया जाता है। जैसे अगर आप इंजन के भाग देखें, जेट इंजन जो होता है उसके पार्ट्स अगर आप देखें, तो जेट इंजन मुख्यतः आपको 3 भागों में दिखाई देता है। पहला भाग है आपका कंप्रेसर सेक्शन, ये है जो कि हवा को कंप्रेस करता है। दूसरा भाग है आपका कंबल्शन सेक्शन, दहन कक्ष। और तीसरा भाग है आपका टरबाइन। तो ये 3 भाग मिलकर के आपका जो जेट इंजन है उस जेट इंजन को तैयार करते हैं। अब जेट इंजन कैसे काम करता है उसका पूरा प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है। लेकिन ये जो पूरा प्रोसेस है ये आपका एक जो एयर जो 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 फैन प्रपोर्शन इंजन होता है, फैन प्रपोर्शन जेट इंजन जो है उसका पूरा जो प्रोसेस है वो यहाँ पर समझाया हुआ है। तो उसको थोड़ा सा अगर हम समझें तो सबसे पहले क्या होता है कि ईंधन के जो आपका इंजन है उसके सामने घूमने वाली जो 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 कंप्रेसर है वो हवा को अपने पास या फिर इंजन में लेकर के आता है। दबाव बढ़ाने के लिए यहाँ पर संकीर्ण मार्गों का इस्तेमाल किया जाता है, एक फनल जो है तैयार किया जाता है। इसको तस्वीर में यदि आप देखें तो यहाँ पर आप देख पाएंगे ये जो आपका है पूरा फैन प्रपोर्शनल इंजन है। इसमें आप देखें ये आपके फैन हो गए, ये फैन से हवा जो है अंदर की तरफ प्रवेश करती है। यहाँ पर आपको कंप्रेसर्स लगे हुए नजर आएंगे और ये कंप्रेसर जो है इनको बहुत संकीर्ण बनाया जाता है। शुरू में आप देखेंगे बड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे ये छोटे होते चले जाते हैं। तो इस तरह का फनल यहाँ पर क्रिएट होता है। हवा यहाँ से अंदर आती है, यहाँ पर उसको हवा को कंप्रेस किया जाता है। ये आपका कंबल्शन चैम्बर है जहां पर जो है आपका ईंधन मौजूद है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ईंधन जो है वो जलना शुरू हो जाता है। उसके बाद ये जो ईंधन जला है, जो पावर जनरेट हुई है, इसके माध्यम से टरबाइन चलना शुरू करता है और टरबाइन से हवा जो है वो एग्जॉस्ट हो जाती है। एग्जॉस्ट के माध्यम से हवा जो है वो बाहर निकल जाती है। तो ये पूरा आपका इंजन हो गया जिसको हमने यहाँ पर समझा। प्रोसेस क्या है, सबसे पहले हवा अंदर आती है, हवा को कंप्रेस किया जाता है और कंप्रेस करने के लिए जो मार्ग है वो आपका संकीर्ण मार्ग होता है जिससे एक फनल क्रिएट होता है। इससे हवा का जो दबाव है, जो संप्रेषण यहाँ से हो रहा है, कंप्रेशन यहाँ से हो रहा है, ये हवा बहुत कंप्रेस हो जाती है, बहुत ज्यादा संपीड़ित हो जाती है। और इसमें जो दबाव, जो बाहरी दबाव से इससे 3 से 5 गुना ज्यादा दबाव आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि बाद में जो हवा है फिर उस हवा को दहन कक्ष में डाला जाता है। जैसा हमने यहाँ पर देखा कि हवा जो है यहाँ से कंप्रेस होने के बाद आपका कंबल्शन चैम्बर में जाती है। कंबल्शन चैम्बर में जो हवा जाती है उसके बाद वहां से आपको दहन से ऊर्जा देखने को मिलती है। ये ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये ऊर्जा टरबाइन को चलाती है। टरबाइन जो है वो ईंधन को चालू रखने के लिए कंप्रेसर को चलाता है। इसके बाद आपका जो पूरी हवा है वो एग्जॉस्ट के माध्यम से, किसके माध्यम से, एग्जॉस्ट के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस यहां पर आपको जेट इंजन में देखने को मिलता है। जेट इंजन की खास बात क्या होती है, जेट इंजन की खास बात यही होती है कि इसमें आपका ऑक्सीजन टैंक नहीं लगा होता है, बल्कि बाहरी वातावरण जो है उसका जो ऑक्सीजन है उसको इस्तेमाल किया जाता है। कैसे इस्तेमाल किया जाता है, पहले आपका हवा जो है, जो हवा आपकी है वो यहां से गुजरती है, कंप्रेसर है, कंप्रेसर में हवा को कंप्रेस किया जाता है, हवा जाती है कंबल्शन चैम्बर में, यहां पर ईंधन के साथ मिलकर के दहन होता है। ये दहन आपका टरबाइन को चलाता है, टरबाइन बदले में इस पूरे प्रोसेस को चलाता रहता है। फिर आपकी जो हवा है ये एग्जॉस्ट के माध्यम से बाहर निकल जाती है। ये होता है और बाहर जब निकलती है तो यहाँ से थ्रस्ट पैदा होता है। और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे ही यहां से हवा बाहर निकलती है वैसे ही उसका एक अपोजिट रिएक्शन होता है और जो आपका इंजन या जो भी आपका वाहन है, जो आपका क्राफ्ट है, वो आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। इस तरह से आपका जो सामान्य रॉकेट है वो काम करता है। अब यहां पर सवाल उठता है कि रैमजेट इंजन जो है वो क्या होता है। अब हमने एक तो सामान्य इंजन की बात को समझा, अब रैमजेट इंजन की बात को समझते हैं। तो रैमजेट इंजन बेसिकली आपका सबसे सरलतम रूप होता है। रैमजेट इंजन क्या होता है, रैमजेट इंजन में कंप्रेसर और टरबाइन जैसी कोई गतिशील भाग मौजूद नहीं होता है। इसके बजाय ये इंजन वायु को संपीड़ित करने और दहन कक्ष में इसे जलाने के लिए विमान की उच्च गति का ही इस्तेमाल करते हैं। विमान यानी कि जो आपका एयरक्राफ्ट है उसकी जो हाई स्पीड है उसी के माध्यम से एयर को कंप्रेस करने की कोशिश की जाती है। ये आपको यहां पर दिखाई देगा, इसको कहा जाता है रैमजेट इंजन। यहां से आपका हमने क्या देखा था, इस वाली तस्वीर में अगर आप देखें तो यहां से इस पंखे के माध्यम से हवा जो है वो अंदर की तरफ प्रवेश कर रही थी, लेकिन इसमें कोई पंखा नहीं होता है। यहां से क्या होता है, ये भाग ओपन है, यहां से हवा जो है वो अंदर की तरफ प्रवेश करती है और ये फनल यहां पर क्रिएट किया गया है। जैसे आप देखेंगे इसको कहा जाता है फनल। ये फनल यहां पर क्रिएट किया गया है
और इसी फनल से होते हुए हवा जो है यहाँ पर कंप्रेस होती है। ये आपका फ्लेम चैम्बर है या कंबल्शन चैम्बर है, जहां पर हवा जो है ईंधन के साथ मिलकर के ऊर्जा उत्पन्न करती है और फिर इस जगह से एग्जॉस्ट के माध्यम से थ्रस्ट आपका निकलता है और इस तरह से जो आपका इंजन है वो जलना शुरू हो जाता है। अब हम रामजेट इंजन की अगर आप बात करें तो रामजेट इंजन जो है वो आपका सुपरसोनिक गति में बहुत अच्छे ढंग से काम कर पाता है। सुपरसोनिक गति यानी कि 3 मैक की जो गति है, यानी कि ध्वनि की गति से 3 गुना ज्यादा गति, उस पर उसको कहा जाता है सुपरसोनिक गति। तो सुपरसोनिक गति पर आपका जो रामजेट इंजन है वो अच्छे से काम करता है। लेकिन रामजेट इंजन की एक लिमिटेशन ये होती है कि जैसे ही हम सुपरसोनिक गति से हाइपरसोनिक गति में जाते हैं, यानी कि 5 मैक या फिर उससे ऊपर जाते हैं, उसके ऊपर आकर के रामजेट इंजन का काम करना, रामजेट इंजन की जो दक्षता है वो दक्षता नीचे गिरती चली जाती है, वो दक्षता जो है वो कम होती चली जाती है। ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। और इसी लिमिटेशन को सॉल्व करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नया तरीका निकाला, एक नया इंजन डेवलप किया गया, जिस नए इंजन को कहा जाता है स्क्रैमजेट इंजन। तो स्क्रैमजेट इंजन क्या है? स्क्रैमजेट इंजन जो है वो रैमजेट इंजन का एक एडवांस वर्जन है, जो कि आपका हाइपरसोनिक गति वाली हवा के साथ काम करने में सक्षम होता है। तो इसको आप सुपरसोनिक की बजाय हाइपरसोनिक कर लीजिएगा। तो जो आपके रैमजेट इंजन होते, जो आपके स्क्रैमजेट इंजन है वो क्या है? वो हाइपरसोनिक गति के साथ काम करने में भी सक्षम होता है। तो मेन डिफरेंस स्क्रैमजेट और रामजेट में क्या है? रामजेट आपका सुपरसोनिक गति से काम करता है, सुपरसोनिक गति में दक्षता दिखाता है, जबकि स्क्रैमजेट जो है वो हाइपरसोनिक में भी अपनी दक्षता को दर्शा सकता है। तो ये कुछ खास बातें जो हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती हैं। ये हाइपरसोनिक गति पर प्रभावी रूप से काम करता है। मुख्य अंतर हमने देख ही लिया कि जो आपका इसमें जो कंबल्शन चैम्बर है उसमें हवा धीमी नहीं होती है, हवा जो है जितनी स्पीड से चलती हुई आ रही है उतनी ही स्पीड से चलती है और ये इंजन के दौरान सुपरसोनिक जो है बनती रहती है। इससे जो है आपका दहन संभव होता है। इसका डिजाइन जो है वो रैमजेट इंजन की तुलना में ज्यादा चैलेंजिंग होता है। तो ये हमने ओवरऑल क्या डिफरेंस है उस डिफरेंस को समझा, क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यहाँ पर, रैमजेट इंजन क्या है, स्क्रैमजेट इंजन क्या है, उसके अलावा सामान्य इंजन कैसे काम करता है, फिर आपका रॉकेट और जेट में क्या डिफरेंस है, इन तमाम चीजों को यहाँ पर हमने समझ लिया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है वो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाता है। अब डीआरडीओ ने जो 120 सेकंड स्क्रैमजेट ग्राउंड टेस्ट किया है उसकी अगर आप बात करें तो इस टेस्ट को कंडक्ट किया है डीआरडीएल ने। डीआरडीएल की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज, जो कि हैदराबाद में मौजूद है। नवाचार क्या है, क्या नई चीजें आपको देखने को मिली हैं? तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में, इस पूरे मिशन में 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड से अधिक गति पर निरंतर फ्लेम स्थिरता का प्रदर्शन जो है किया गया। स्वदेशी एंडोथर्मिक ईंधन जो है वो इस पूरे टेस्ट में इस्तेमाल किया गया, जो कि शीतलन सुधार और आग के आसपास आसान सुलगने की सुविधा जो है प्रदान करता है। डीआरडीओ ने थर्मल बैटरी कोटिंग टीबीसी भी यहाँ पर विकसित किया है, जो हाइपरसोनिक तापमान से बचाने के लिए डिजाइन किया गया, यानी कि हाइपरसोनिक तापमान पर जो आपका रॉकेट है, जो इंजन है, उसको कोई नुकसान ना हो, इसके लिए डीआरडीओ ने नई तकनीक बनाई है जिसका नाम है थर्मल बैरियर कोटिंग। परिणाम अगर आप देखें क्या रिजल्ट यहाँ पर निकल करके आए, तो स्क्रैमजेट कंबस्टर की सफलता, इग्निशन और स्थिर दहन का प्रदर्शन जो है यहाँ पर आपको देखने को मिला। फ्लेम स्थिरता, फ्लेम स्टेबिलिटी जो टेक्निक है वो एक बड़ी उपलब्धि इस पूरे मिशन की कही जा सकती है। इसके अलावा हाइपरसोनिक हथियारों के सामरिक महत्व की अगर आप बात करें, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपको कितनी दौड़ देखने को मिल रही है उसको अगर आप समझें, तो अमेरिका, रूस, चीन और भारत जैसे जो देश हैं वो हाइपरसोनिक हथियारों को विकसित करने में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। चीन ने साल 2021 में जो है इसका परीक्षण किया था। चीन ने एक न्यूक्लियर कैपेबल हाइपरसोनिक गाइडेड वाहन का परीक्षण जो है 2021 में किया था, जिसमें चीन की जो मिसाइल थी उसने दुनिया का एक चक्कर लगाया और उसके बाद अब उस मिसाइल ने अपने टारगेट को हिट किया था। इसके अलावा रूस और अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने साल 2002 में स्क्रैमजेट इंजन का सफल परीक्षण किया था। उसके बाद रूस, जापान और चीन ने भी इसका परीक्षण कर लिया था। सामरिक महत्व अगर आप देखें तो हाइपरसोनिक हथियारों का मुख्य उद्देश्य एडवांस मिसाइल प्रोटेक्शन सिस्टम जो है उससे अपने आप को बचाना होता है। यानी कि अगर आप मान लीजिए आप किसी देश पर हमला करना चाहते हैं और अगर उस देश के पास एंटी मिसाइल सिस्टम मौजूद है तो वो देश जो है आपकी मिसाइल को पहले ही रोक सकता है। तो अब एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाने की जरूरत है जो कि मिसाइल के इंटरसेप्ट होने से पहले ही दुश्मन पर हमला कर सके। और ये जो मिसाइल है, जो तकनीक है, इसको क्योंकि ये जो तकनीक है हाइपरसोनिक मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल 5 मैक की गति से ज्यादा गति से ट्रैवल करती है। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर आपका आसानी से आप दुश्मन को चकमा देकर के उस पर हमला कर सकते हैं। इसीलिए जो पूरी मिसाइल है आपकी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है
और इसका इंटरसेप्शन काफी मुश्किल होता है। इसको इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत तेज गति से आपकी हमला करती है और युद्ध में आपको बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिक महत्व जो है, स्ट्रैटेजिक बेनिफिट जो है वो इसका प्राप्त हो सकता है। अब अंत में डीआरडीओ और कौन कौन से प्रोजेक्ट संचालित कर रहा है सुपरसोनिक मिसाइल्स को लेकर के या सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी को लेकर के, उसकी अगर आप बात करें तो एक आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो है एरोकूस्टिक अध्ययन। इसमें हाइपरसोनिक वाहनों में जो नॉइज होती है और जो कंपन होता है उसको समझने की कोशिश की जा रही है। एक है आपका फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव सरफेस यानी FSS। ये बेसिकली आपका हाइपरसोनिक एप्लीकेशन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे इस्तेमाल किया जाए उसको लेकर के है। फिर थर्मल बैरियर कोटिंग्स हैं जिस पर हमने बात की कि जो आपका जो सुपरसोनिक मिसाइल जो सुपरसोनिक तापमान से बचने के लिए इस कोटिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक है आपका रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम जो कि सुपरसोनिक गाइड वाहनों के लिए बनाया जा रहा है। एक है आपका एंडोथर्मिक ईंधन जो उच्च तापमान एप्लीकेशन के लिए डेवलप किया जा रहा है। तो ये तमाम टेक्नोलॉजी जो है आपका डीआरडीओ जो है वो डेवलप कर रहा है वर्तमान में हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर के। अब अंत में एक सवाल आपके लिए यहाँ पर मौजूद है। सवाल का जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। बहुत आसान सा सवाल है। सवाल में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में चर्चा में रहा फ्रीक्वेंसी सेलेक्टिव सरफेस यानी FSS का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी अंतरिक्ष यात्रा, ऑप्शन सी जलवायु परिवर्तन और ऑप्शन डी कृषि विज्ञान। तो इसका सही जवाब क्या है वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चर्चा की है वो टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।